जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे ढूंढना है, एक्यूट एंगल कैसे ढूंढना है वगैरह, और ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट वाली क्लास में कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस वाले कर्व में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। बस ये जो स्टेटमेंट है इसी में सब कुछ आ गया अभी। ये जो लिखा है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स का मतलब ही इतना होता है कि अगर दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स होते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग कर्व्स होंगे तो क्या होगा। अगर समझ मान लेते कि ये कोई कर्व है और एक दूसरा कर्व है ऐसा, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। बराबर है क्या, क्योंकि इस जगह पे दोनों का डिस्टेंस, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जीरो होगा ना। बराबर है क्या। तो दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स होते तो उसके बीच में तो कोई बात ही नहीं बनेगी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो होगा दोनों के बीच का जीरो होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी अगर होते हैं तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। बराबर, तो ये तो बात नहीं आएगी। ठीक है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होना ज़रूरी है अगर तुमको शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढना है। तो अगर इंटरसेक्टिंग चीज़ होगी तो वो तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम बेसिक से आते हैं। ठीक है ना, अगर मान लेता हूँ कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, दो पॉइंट के बीच का। तो सबसे पहले ये एक पॉइंट मान लेते हैं पी है ना, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट कौन सा है, क्यू है। अब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो तो होता है अलोंग कॉमन नॉर्मल होता है, मतलब दो जो कर्व होंगे उसको उसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही उनका शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, ऐसा उन्होंने बोला। इसका मतलब अब तुमको ये जो कर्व है, पहला कर्व कौन सा एक पॉइंट है, दूसरा भी कर्व कैसा एक पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो पहला पॉइंट पी है इसका तुमको नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा, पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा। पॉइंट एक क्या होता है, पॉइंट सर्कल होता है। सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, पर सेंटर से पास करने वाली हर एक लाइन क्या होती है, उसका नॉर्मल हो जाता है। बस तो ये इससे पास करने वाली हर एक लाइन इसका नॉर्मल होगा। समझ में आ रही बात आपको, ये बात आपको समझ में आ रही क्या, पॉइंट से पास होने वाली हर एक लाइन जो होती है उस पॉइंट का क्या है, नॉर्मल है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर तुमको पी और क्यू में से पी और क्यू, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, इन दोनों के बीच कर्व शॉर्टेज जस्ट निकालना है, तो पी क्यू को क्या करना पड़ेगा, कॉमन नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। और जबकि पी से पास करने वाला हर एक लाइन जो होगा पी का नॉर्मल होगा, इस कर्व का नॉर्मल होगा। और क्यू से जो पास होगा हर एक पॉइंट वो क्या होगा, ये पॉइंट इस क्यू पॉइंट का नॉर्मल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पी पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है नॉर्मल है, क्यू पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है वो नॉर्मल है। इसका मतलब सीधा सीधा ये जो पी क्यू लेंथ है, स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है, वही तुम्हारा क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दोनों के बीच का क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। बराबर है क्या। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अगर तुम्हारा ये x1 y1 मालूम है। मैं ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ क्या, देख लो ये चीज़ें समझ में आ रही है क्या। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है कि मतलब दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं वही कैसे शॉर्टेज बन सकता है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा कैसे आएगा, कॉमन नॉर्मल से आ जाएगा। और कॉमन नॉर्मल क्या, पॉइंट का जो नॉर्मल होता है उस पॉइंट से पास करने वाला हर एक लाइन उसका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया दो पॉइंट की बात। अब अगर समझो एक पॉइंट दे दिया तुमको, ये शायद कोनिक सेक्शन में तुमने कवर कर लिया होगा। और अगर एक कर्व दे दिया कोई भी, मतलब एक कर्व ही बोलो या फिर स्ट्रेट लाइन बोल दो, है ना, लाइन बोल दो, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का। तो समझो मान लेते कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये पी पॉइंट हो गया और ये स्ट्रेट लाइन एल हो गया। अब इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। अब जो डिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो ये तो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस है, ये भी जो डिस्टेंस ही है। फिर उसके बाद ये भी डिस्टेंस है लाइन और पॉइंट के बीच में, फिर बाद में ये भी डिस्टेंस है, बाद में ये भी डिस्टेंस है। ये सारे डिस्टेंस क्या है कि पॉइंट और लाइन के बीच में है। लेकिन ये सारे डिस्टेंस जो है ना, उसमें एक ही डिस्टेंस ऐसा रहेगा कि वो शॉर्टेस्ट रहेगा। और वो कौन सा रहेगा, ये पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, वो डिस्टेंस होता है। ये जो पी एम डिस्टेंस है वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। मतलब अभी जो पी एम लाइन है क्या होना चाहिए, दोनों कर्व कौन से है, इसके अंदर एक पॉइंट है पी और एक लाइन है एल। इन दोनों को, ये जो पी एम लाइन है परपेंडिकुलर है, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस तो कॉमन नॉर्मल से आएगा, वो तो पक्का ही है। मतलब जो पी एम लाइन है क्या, ये दोनों को परपेंडिकुलर का देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि जो पी से पास करने वाला हर एक पॉइंट, हर एक लाइन क्या होगा, वो तो पॉइंट को नॉर्मल होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब पी पॉइंट से ये जो लाइन है पी एम पास हो रही है, इसका मतलब पी का नॉर्मल, ये मतलब इस पॉइंट का जो नॉर्मल है पी एम है।
ओके, यहाँ तक सही है। अब देखो, अब लाइन का जो नॉर्मल होता है क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसका नॉर्मल क्या होना चाहिए। अगर लाइन एल है ये, तो इसका नॉर्मल क्या होगा। देखो ये लाइन जो है इसको परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो ये क्या, इसका मतलब इसको जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही इसका नॉर्मल होता है। लाइन एल की परपेंडिकुलर लाइन, एल लाइन एल की परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, इस लाइन एल की क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर कॉमन नॉर्मल ढूंढना है इसका, तो ये अब ये नॉर्मल नहीं है, कॉमन नॉर्मल नहीं, क्योंकि ये पी पॉइंट से पास करे तो पी को तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नहीं है था ये, इसलिए ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल नहीं बन रहा। हाँ, ये पी एम लाइन जो है यहाँ पे भी नॉर्मल बन रही है और यहाँ पे तो नॉर्मल होगा ही होगा, तो इसलिए क्या होगा कि पी एम ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये पी एम डिस्टेंस कैसे निकालते थे, अगर तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो या फिर कोनिक सेक्शन के बारे में थोड़ा सा अंदाजा अगर है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन होता है और ये तुम्हारा अगर x1 y1 पॉइंट होता है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच में वो कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है इस स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ेगा, तो ये इंटू x1 प्लस बी इंटू y1 प्लस हो जाएगा c, और टोटल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस हो जाएगा बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बस ये होगा तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसे, बराबर है क्या। तो पॉइंट और लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी एल को और पासिंग थ्रू पी पॉइंट होगी, वही तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल होगा, इसलिए वो होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किसकी बारी, अब बारी ले लेते हैं दो लाइन अगर होते तो। ठीक है, अगर दो लाइन होते तो उस वाली केस में क्या होगा। देखो अगर दो लाइन है तो दो लाइन के बीच में क्या क्या केसेस पॉसिबल है पहले देख लो। एक तो दो लाइन कैसे हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट। अब इसके बाहर कुछ भी केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं या फिर पैरेलल हो सकते हैं या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं। जब ये इंटरसेक्टिंग होगा ना, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो तो जीरो ही होगा, बराबर क्या, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बोला गया है। देखो ये जो डिस्टेंस है उससे भी कम ये वाला नीचे वाला है, उससे कम ये वाला नीचे, उससे कम ये है, उससे कम ये है, और यहाँ पे जीरो ही है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो, जीरो हो गया। पैरेलल लाइन्स अगर होते हैं तो हमको कॉमन नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। अब पैरेलल इसका नॉर्म इसको कोई इसकी परपेंडिकुलर हमेशा इसको नॉर्मल होगी, इसका मतलब ये लाइन जब ढूंढ लिए हो, अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये अगर इस लाइन को ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ही होगा, बराबर क्या। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये पी एम, ये तुम्हारा क्या होगा, वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बराबर है क्या। क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो ये जो एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी एक को, ये दूसरे को भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका इक्वेशन बनाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस हो जाएगा सी वन और इक्वल्स टू जीरो, और इसका इक्वेशन कितना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस हो जाएगा कितना, सी टू और इक्वल्स जीरो। अगर ये ऐसा, क्योंकि दोनों के स्लोप तो सेम होंगे, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे बनेगा, ये बन जाएगा सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। मतलब दो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सही है। और तीसरी केस कौन सी है, अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस होते तो इंटरसेक्टिंग कर्व्स हो गए, तो इंटरसेक्टिंग कर्व्स में भी हमने क्या बोला था कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है कितना होता है, जीरो। बात को समझ पा रहे हो क्या। ओके, अब आ जाते कहाँ पे, अब चौथी केस में कैसे, अगर तुमको दे दिया कि एक पॉइंट दे दिया है और क्या दे दिया, एक कर्व दे दिया, या फिर एक पॉइंट दे दिया और एक कर्व दे दिया। अब इसके बीच में हमको क्या ऐसे करना है कि एक पॉइंट और कर्व के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालना है वो देख लो। ठीक है, फिर से एक बार सेटअप बना लेते हैं। कोई भी एक कर्व ले लिया ऐसा, और यहाँ पे एक तुम्हारा पॉइंट पी है। अब तुमको क्या करना है कि तुमको इस पॉइंट और इस कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, तो तुम निकालते जाओ, क्योंकि कॉमन नॉर्मल ही ढूंढना है तुमको। तो ये वाला जो है ये लाइन बना दिया, ये जो लाइन है इस पी पॉइंट से पास करें, मतलब पी को तो नॉर्मल है क्या, यहाँ पे नॉर्मल है क्या, यहाँ पे नहीं है अभी, मतलब देखने से तो लग रहा है ऐसे, तो शायद और इधर से देख लेते तो यहाँ पे नॉर्मल है क्या, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है अभी, है ना, मतलब हिट एंड ट्रायल्स जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर, है ना, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा अपने को कि ना, मतलब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैसे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा तुम्हारा क्यू पॉइंट, और ये पी क्यू जो है कॉमन नॉर्मल हो गया, बराबर क्या। तो इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पी पॉइंट से पास होने वाला नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा, और ये उसका फुट ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। फिर ये फुट ऑफ नॉर्मल और ये जो पी पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा तुम्हारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच में,
ये होगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है क्या, देख लो पहले, सही है क्या? ओके, एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, तो ये मतलब अच्छा, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही। वैसे क्या करना पड़ेगा तुमको, पी से पास होने वाला नॉर्मल ढूंढना है इस कर्व को, y इक्वल्स टू एफ एक्स को पी से पास करने वाला नॉर्मल ढूंढना है, बराबर ना? कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए पी तो दिया ही होगा तुमको, क्योंकि ये तो निकालना है ना तुमको, बराबर ना? तो ये तो पॉइंट दिया ही गया है, क्योंकि इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो पॉइंट तो मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुमको इस पॉइंट को सपोज करना पड़ेगा, ये कॉमा बी, जो क्यू पॉइंट है उसको सपोज करना पड़ेगा। फिर तुमने डिफ्रेंशिएट कर लिया डी वाई बाई डी एक्स, तुमको ये कॉमा बी निकालना है, दिमाग में रखो। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया और उसके अंदर क्यू पॉइंट रख दिया, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ये ए एंड बी के बीच में कंडीशन आ गई। ठीक है, अब ये जो स्लोप होगा किसका होगा, यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका होगा। लेकिन ये जो पी क्यू लाइन है उसका स्लोप भी तुमको मालूम है, लेकिन ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट का और ये पी क्यू लाइन का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब बी माइनस होगा y1 डिवाइड बाय होगा ये माइनस हो जाएगा x1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? देख लो क्या किया मैंने, देखो क्या बोला है कि इस पॉइंट पी से पास करने वाली अपने को क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब पी से पास करने वाला नॉर्मल ढूंढना है। तो तुमको क्या, पी तो पॉइंट मालूम है, लेकिन ये नॉर्मल जब ढूंढेंगे तो ये फुट ऑफ नॉर्मल जो क्यू है वो अननोन रहेगा, वो मालूम नहीं रहेगा। तो तुमने क्या किया, कुछ देर के लिए इसको ये कॉमा बी बोल दिया। अब इसको ये कॉमा बी बोलने से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जब इसमें ये कॉमा बी रखेंगे, तो ये जो स्लोप आएगा वो किसका आएगा, क्यू के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका आएगा। सही है, और पी क्यू क्या है, क्यू के ऊपर का नॉर्मल है, क्यू के ऊपर का टेंजेंट और क्यू क्यू के ऊपर का नॉर्मली दोनों अपने को मालूम है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये -1 वहाँ से कर लिया, तो तुम्हारा पहला कंडीशन तो ये आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, जो ये कॉमा बी जो है वो कहाँ पे है, इस कर्व के ऊपर भी है, तो इसका मतलब कितना आएगा कि बी इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन आ गई। तुमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है या फिर कंडीशन बनाना है, तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर सेम होते तो भी काम हो जाता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने सॉल्व करना है, दो को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकाल देना है, और दो कंडीशन तुम्हारी मिल गई। कौन सी, एक ही कंडीशन और एक कंडीशन, दो कंडीशन दो वेरिएबल, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सही है, तो एक पॉइंट और एक कर्व के बीच में तुम ये वाला काम करोगे। ठीक है, वैसे ये नॉर्मल पासिंग थ्रू वाला जो कंसेप्ट था ना, हमने जो सेकेंड या थर्ड क्लास में कर लिया था, जो नॉर्मल पासिंग थ्रू या टेंजेंट पासिंग थ्रू, ये जो वाले कंसेप्ट है, मतलब ये वाले जो प्रॉब्लम्स है वो इसी टाइप में मोड़े जाते हैं। ठीक है, अगर तुमने ये पॉइंट निकाल दिया तो काम ही हो गया तुम्हारा, ये पॉइंट निकल गया तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा, या फिर है ना, या फिर यहाँ पे टेंजेंट निकाल दो तो भी ये पॉइंट और लाइन के बीच का भी डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, तो ये था तुम्हारा कौन सा, फोर्थ टाइप शायद। फिफ्थ टाइप में क्या होगा, अब एक लाइन दिया जाएगा तुमको और एक कर्व दिया जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन और एक कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे, देखो फिर से ये कोई कर्व होगा तुम्हारा ऐसे, और यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन दे दिया समझो। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन को यल बोल दो तुम, और ये जो कर्व है इसको बोल दो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोल दो तुम C1 या जो भी C1 बोल दो। ठीक है, तो तुमको क्या करना है कि ये जो लाइन है यल और जो कर्व है ये, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, वही करना है, कॉमन नॉर्मल, बस दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कॉमन नॉर्मल ढूंढना है। कॉमन नॉर्मल कैसे ढूंढोगे, तो तुम इसका नॉर्मल मतलब क्या होगा, तो इसका हर एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है क्या, यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या, अभी यहाँ पे नहीं लग रहा, मतलब शायद ये पॉइंट तुम्हारा क्यों नहीं है, मतलब फुट ऑफ पर ये, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इतना तुम्हारा क्या नहीं है, शॉर्टेस्ट नहीं है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, और दूसरे के लिए ट्राई करना पड़ेगा। शायद समझो ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल है, और क्या यहाँ पे नॉर्मल है क्या देखना पड़ेगा। वैसे आगे के लिए देख लो, यहाँ पे तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल रहेगा, मतलब हर एक लाइन जो परपेंडिकुलर होगी इस यल को, और चेक करना पड़ेगा कि इस कर्व को कहाँ पे कौन सी लाइन नॉर्मल है। तो शायद यहाँ पे ये नॉर्मल दिख रहा है, तो तुम्हारा ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये है तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस, बराबर क्या। मतलब क्या करना पड़ेगा, इस यल लाइन की परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तुमको, और जो कि इस कर्व को भी नॉर्मल हो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे फिर, इस पॉइंट को तुम अभी सपोज कर लोगे, जो भी सपोज करना है, ए कोमा बी। ठीक है, तो तुमको ए कोमा बी के अगर कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, तो ये पॉइंट तुमको मालूम है, ये लाइन तुमको मालूम है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम आराम से निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या, तुमको अगर इस लाइन का, अगर क्योंकि इस लाइन का तो इक्वेशन दिया ही जाएगा ना तुमको, तो ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ये ए बी सी और ये ए बी और ये ए बी अलग अलग है, अगर तुम इसको चाहे तो इसको अलग से मान लो, इसको कुछ पी कोमा क्यू मान लो, ये जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है।
ठीक है। अब तुमको ये इक्वेशन मालूम है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन बना जाना है, इस लाइन को, जो कि इस कर्व को भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो कैसे करोगे फिर, मतलब तुमको अगर इस लाइन का अगर इक्वेशन मालूम है यल का, तो इसका जो परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन मतलब नॉर्मल जो लाइन है ना, उसका स्लोप आपको क्या मिल गया, क्या आराम से मिल गया। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कितना होगा, ये होगा -a/b। ये क्या है, ये वर्टिकल ये लाइन। तो इस लाइन को ये जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब नॉर्मल का जो स्लोप होगा तुम्हारा b/a होगा। बराबर है क्या, -1/m। तो कितना आएगा, b/a आएगा। इसका मतलब तुमको अब ये नॉर्मल का स्लोप मालूम है, बस तुमको ये पॉइंट ढूंढना है। ऐसा तो तुमने कर लिया है, फिर ऐसे प्रॉब्लम तो कर लिया है। कैसे करोगे, ये जो कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लिया तो dy/dx कर दिया, और इसके अंदर तुम रख दोगे एक p, q। तो ये जो कंडीशन आएगी किसके बीच में आएगी, p, q के बीच में आएगी, और ये किसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने और क्यू के कोऑर्डिनेट रख दिया, तो यहाँ पे जो क्या आएगा, यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप मिल जाएगा तुमको। ये क्या मिलेगा, ये वैल्यू, ये क्या मिल गया कि यहाँ पे जो टेंजेंट आ रहा है वो स्लोप मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो टेंजेंट होगा वो इसको पैरेलली है, ये जो टेंजेंट रहेगा वो इसको पैरेलली रहेगा। ये समझ में आ रही क्या बात आपको, मतलब अगर तुमको ये इसके परपेंडिकुलर के अंदर जाना भी नहीं है तो तुम क्या करोगे, इस लाइन को यहाँ से उठा के थोड़ा सा इसके आगे 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 शिफ्ट करके करते करते लेके जाओ। मतलब इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे ले लो, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले लो। मतलब जब पहली बार कट करने की कोशिश करेगा ना, वहाँ तक इसको आगे शिफ्ट कर दो। जब ये यहाँ से ये पहली बार जहाँ पे कट कर गया, यही तुम्हारा क्या होगा, फुट ऑफ नॉर्मल होगा, और इस पॉइंट से लेकर इस कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वही तुम्हारा मिनिमम होगा। बराबर है क्या, समझ में आ रही बात आपको। ठीक है। तो ये होगी चीज़। इसका मतलब तुम अभी क्या कर सकते हो, dy/dx निकाल दिया और ये क्यू पॉइंट रख दिया ना, तो ये क्या मिल गया तुमको, इस क्यू पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है वो मिल गया, और ये जो टेंजेंट है t, इसका जो स्लोप है और यल का जो स्लोप है वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये होगा -a/b। एक तो तुम लोग ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से तुमको पहली कंडीशन मिल गई, किसके हिसाब से, अगर टेंजेंट के हिसाब से सोचना है तो। अगर तुमको नॉर्मल के हिसाब से सोचना है तो क्या करो, ये जो स्लोप मिल गया -1/dy/dx कर लो, तो ये क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पी क्यू के ऊपर जो नॉर्मल है उसका स्लोप मिल जाएगा। फिर उसका स्लोप कितना है, b/a है, तो वही वही रिलेशन मिल जाएगा तुमको। सही है। तो एक लाइन और एक कर्व के बीच के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, इस लाइन को पैरेलल टेंजेंट खींचोगे और इसका क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ऐसा मान के चलो तुम। ठीक है। ओके। तो इसमें क्या होगा फिर, अब देखो, अब इसमें भी दो वेरिएबल्स है तो एक ही कंडीशन हमने लिखा है तो दो कंडीशन लिखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट p, q है वो कहाँ पे है, इस कर्व के ऊपर है, तो इसका मतलब इस कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगा। मतलब क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, f(p) आ जाएगी। बराबर है क्या। अब इसमें ये जो ये भी जो है वो गिवन है, p और q मालूम नहीं है, तो p और q के लिए सॉल्व कर लो ये दोनों को। ठीक है। तो आप आराम से निकल जाएगा। ठीक है। अब लास्ट केस में कैसे, अगर दोनों के दोनों कर्व दिया जाता है, समझो ऐसा कोई कर्व दिया गया एक वाला और ऐसा कोई दूसरा कर्व दे दिया। ठीक है। तो तुमको क्या करना है, अभी इसमें वही करना पड़ेगा कि कॉमन नॉर्मल ढूंढना है। देखो तुमने समझो समझो यहाँ पे नॉर्मल ढूंढा है ये वाला, तो ये नॉर्मल तो इसको तो है लेकिन इसको तो कट ही नहीं कर रहा। फिर ऐसा कोई नॉर्मल ढूंढ लिया तो ये तो इसको नॉर्मल लेकिन इसको भी कट नहीं कर रहा, तो समझो यहाँ पे कोई नॉर्मल ढूंढ लिया तो यहाँ पे तो शायद नॉर्मल होगा लेकिन यहाँ पे नॉर्मल नहीं है ये। मतलब तुमको करना क्या है कि कॉमन नॉर्मल ढूंढना है दोनों का। तो शायद ये वाला तुम्हारा कॉमन नॉर्मल अगर है तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये होगा तुम्हारा P पॉइंट और ये होगा तुम्हारा Q पॉइंट। तो इतना जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा होगा क्या, मिनिमम डिस्टेंस होगा। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुमको ना P पॉइंट की खबर है ना Q पॉइंट की खबर है। बराबर है क्या। तो ना तुमको ये पॉइंट मालूम है P के, ना Q के कोऑर्डिनेट मालूम है। तो ये इसमें देखो अब कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो यहाँ पे दो वेरिएबल और यहाँ पे दो वेरिएबल, मतलब टोटल 4 अननोन्स इसके अंदर है। और ये पहली बार ऐसा हुआ, अभी तक जितने भी केसेस देखा था उसमें 4 अननोन्स नहीं थे, उसमें दो ही से काम चल रहा था। तो जब यहाँ पे 4 अननोन्स है तो इसका मतलब 4 कंडीशन भी बनना चाहिए। ठीक है। तो एक तो एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम में दिया जाएगा 4 कंडीशंस, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन दिया जाएगा कि वहाँ से अपने को अंदाज आ जाए, या फिर ये दो वेरिएबल्स को डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी, फिर ये दो वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए।
समझ मेरी बात आपको? ये जो केस है ये हम लोग अलग से और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ पे 4 कंडीशंस कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, या क्वेश्चन में ये कौन सी हिंट होती है कि ये 4 कंडीशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले तुम देख लो, ये समझ में आ रहा है सारा चीज़ें, ठीक है? शॉर्टेज डिस्टेंस कहीं पे भी आ जाए तो कॉमन नॉर्मल ढूंढना है, बस ये चीज़ आपको समझ में आना है। कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू एंड द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब ग्राफ लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं। ये कोई पैराबोला है, ये इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस है 3x और प्लस होगा 2, सही है? अब एक लाइन भी दिया है, मान लेते कि ये लाइन कुछ इस टाइप का है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 ऐसा है। अब तुमको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमने क्या बोला था कि नॉर्मल के अलॉन्ग ही आएगा, तो इसको क्या, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी लाइन चाहिए जो कि इसको ही परपेंडिकुलर हो, इस कर्व को ही परपेंडिकुलर हो, ठीक है? तो इसका मतलब तुमको नॉर्मल ढूंढना है। एक तो तुम ऐसा कर सकते हो कि ऐसा दोनों को एक जो कॉमन नॉर्मल है वो लाइन बना लो, एक तो ये तरीका कर अप्लाई कर सकते हो। या फिर तुम क्या करो कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ही तुम लोग यहाँ से उठा लो, ये जो लाइन है यहाँ से उठा के इसको ये ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, और ये कब इसको पहली बार टकरा रही है या फिर पहली बार टच कर रही है वो चेक कर लो। क्या बोला मैंने? इस लाइन को थोड़ा 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 ऊपर लेके आते जाओ और ये पहली बार इस कर्व को कब टच करता है वो देख लो। ये पहली बार जहाँ पे टच करता है ना, ये जो पॉइंट होगा यही तुम्हारा क्या होगा, इस लाइन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। इसका मतलब जो तुम्हारा कॉमन नॉर्मल है वो इसी से पास होगा, मतलब ये तुम्हारा क्या है, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है। और अगर कॉमन नॉर्मल निकालोगे तो ये क्या होगा, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ नॉर्मल भी होगा, सही है? तो इसका मतलब ये पॉइंट को तुमको, इस पॉइंट की तुमको ज़रूरत है। तो इसको तुमने x1 y1 बोल दो या फिर ये कॉमा बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? तो तुमको बेसिकली निकालना क्या है, इसमें x1 y1 के कोऑर्डिनेट निकालना है। x1 y1 के कोऑर्डिनेट निकल गए मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बराबर है क्या? क्योंकि x1 y1 अगर निकल जाता है तो ये टेंजेंट का इक्वेशन ही निकल जाएगा। अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आराम से मिल जाएगा। ये टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालने की जरूरत नहीं, अगर x1 y1 निकल जाता है और ये हमारे पास इक्वेशन मालूम है, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, और इसका फॉर्मूला अपने को मालूम है। मतलब तुमको करना क्या है कि x1 y1 निकालना है, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन, इसका स्लोप कितना है बोलो? इसका स्लोप 1 होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइन है उसी को ये पैरेलल है, इसका मतलब नीचे वाले का स्लोप अगर 1 होगा तो ऊपर वाले का स्लोप भी 1 ही होगा, ठीक है? मतलब ये जो पी पॉइंट है उसके ऊपर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो तुमको गिवन है, कितना है? 1। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x, और इधर कितना आ जाएगा, +3। और इसके अंदर तुमको क्या करना है कि x1 y1 रख देना है। तो जब यहाँ पे x1 y1 तुमने रख दिया तो ये 2 इंटू x1 + 3 ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्या होगा कि इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का, टेंजेंट का, सही है क्या? और ये टेंजेंट किसके बराबर है, ये स्लोप किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये 1 इक्वल्स कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस हो जाएगा 3। तो 2 टाइम्स ऑफ x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, शायद -2 हो जाएगी। और यहाँ से x1 की वैल्यू बहुत ही आसानी से और आराम से निकल गई -1, और बहुत इजी भी है वैल्यू ये। तो जैसे तुमको x1 मिल गया है तो y1 निकालने के लिए, अब x1 y1 कहाँ पे है, इस कर्व के ऊपर है, तो तुम क्या करो, x1 की वैल्यू उसमें रख दो और वहाँ से y1 की वैल्यू निकाल लो। तो जब x1 रख देंगे तो x1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, ये -3 होगा, +2 होगा, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो -y1, 0 ये होगा तुम्हारा पॉइंट x1, y1। तो ये कौन सा पॉइंट है, -1, बस। अब सिचुएशन क्या है कि तुमको ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाला पॉइंट मिल गया, शॉर्ट मतलब इस लाइन से जो मिनिमम क्लोजेस्ट पॉइंट जो है, कर्व के ऊपर का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो तुमको मिल गया -1, 0। सही है कि यहाँ तक? अब तुमको क्या करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस कर्व तक के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो x - y -2 = 0, ये कौन सा है, कर्व है तुम्हारा, और -1, 0 इसका लाइन है। तो इसका मतलब ये PM अगर डिस्टेंस तुमको चाहिए तो PM डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम, ये निकालोगे ऐसे, ये जो पॉइंट है इसके अंदर रखोगे
तो ये होगा -1, ये होगा -0, ये होगा -2 और डिवाइड बाय होगा कितना 1 + 1। सही है। तो बस सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन होगा √2। तो ये होगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PM। सही है, 3/√2। समझ में आ रही बात आपको? बहुत आसान और इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द लाइन। ओके, ये भी कैसा है, ये भी सेम प्रॉब्लम, लेकिन इसमें अभी आपको डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बोला। तो तुमको निकालने के लिए क्या बोला इसमें कि नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। अच्छा, नियरेस्ट पॉइंट क्यों बोल रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि इससे एक से ज़्यादा नॉर्मल पॉसिबल है, इस दोनों को कॉमन नॉर्मल एक से ज़्यादा पॉसिबल है। इसका मतलब शायद कर्व जो होगा उसी में दो पार्ट में बटा होगा। और वैसे भी दिख रहा है ये क्या है, ये जो कर्व है क्या है, हाइपरबोला है। तो इसके दो क्या रहेंगे, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, दो जो है पात पात बोलो या फिर दो दो इसके पार्ट रहेंगे, एक इधर का पार्ट और एक इधर का पार्ट। ठीक है। तो अब ये वाला जो है 3x + 2y + 1 = 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है शायद ऐसी कोई पास कर रही होगी बीच में से, बराबर क्या, ऐसी कोई पास कर रही होगी। तो अब होगा क्या कि इसको जब कॉमन नॉर्मल ढूंढेंगे तो एक शायद इधर एक नॉर्मल आएगा कॉमन, ठीक है, या फिर इधर एक कॉमन नॉर्मल आ सकता है, बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉमन नॉर्मल एक इधर मिला मुझे, एक इधर मिला, तो दो मेरे पास दो पॉइंट भी मिल गए ना। तो ये पॉइंट मिल गया P, ये पॉइंट मिल गया Q। ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कितना है, और इस पॉइंट से लेकर ये डिस्टेंस निकालेंगे, चेक करेंगे कितना है। अगर समझ में आते ये डिस्टेंस जो है इससे अगर कम होता है तो इसका मतलब P जो पॉइंट है इस लाइन से नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, और अदरवाइज Q जो होगा ज़्यादा नियरेस्ट होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये होगा ऐसा। तो उसका मतलब क्या है कि तुमको अब डिस्टेंस निकालना नहीं, डिस्टेंस तो निकाल के चेक करना है, लेकिन आपको पॉइंट बताना है। तो इसका मतलब वही काम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग कुछ भी हमारे मर्जी के हिसाब से मान लेते हैं कि ये कॉमा B है। मतलब तुमको ये कॉमा B निकालना है। ये कॉमा B कैसे निकालोगे कि ये दोनों का कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। मतलब ये जो इसकी जो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन कितना है, ये होगा 3x प्लस होगा कितना 2y और +1 = 0। ये जो स्ट्रेट लाइन है 3x + 2y + 1 = 0, इसका जो ये जो लाइन है उसको जो परपेंडिकुलर लाइन है और इसको भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब इसका स्लोप कितना होगा ये तुमको मालूम है और P पॉइंट मालूम है, तो तुम क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे इस कर्व को और उसका dy/dx निकाल के B रखोगे, तो उस पर क्या मिल जाएगा तुमको, यहाँ पे जो टेंजेंट मिलेगा बनेगा उसका स्लोप मिलेगा, लेकिन तुमको चाहिए वहाँ का नॉर्मल, तो -1 dy/dx करो। एक तो ये तरीका, या फिर सीधा सीधा इसको पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे खींचो तुम, यहाँ पे पैरेलल टेंजेंट खींचो और यहाँ पे पैरेलल टेंजेंट खींचो, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, ऐसा मान के चलो। इसको पैरेलल टेंजेंट अगर दो है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, तीन है तो तीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे। तुमको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो ये और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। सही है क्या। तो इस लाइन का जो स्लोप है कितना है पहले बोल दो, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया -3/2। तो ये जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप बोलो कितना आना चाहिए, इसका भी स्लोप उतना ही रहेगा -3/2। समझ में आ रही क्या बात आपको। इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो भी कितना रहेगा -3/2 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि इसको ही पैरेलली टेंजेंट बनेगा। तभी क्या होगा कि ये कॉमन एक नॉर्मल आ जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है। मतलब कॉमन नॉर्मल के हिसाब से सोचो या फिर कॉमन टेंजेंट मतलब पैरेलल टेंजेंट के हिसाब से सोचो, दोनों का मतलब सेम ही है। टेंजेंट पैरेलल के हिसाब से सोचेंगे तो वो इजी पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट dy/dx ही इसका स्लोप ही बन जाता है इसलिए। ठीक है। तो इस कर्व को तुम लोग डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, तो कितना आ जाएगा ये होगा 6x, फिर हो जाएगा कितना -8y और dy/dx, और 72 का कितना आ जाएगा 0। तो dy/dx कितना है तुम्हारा, dy/dx कितना होगा, पहले तो 2 से उड़ाई दो और ये होगा 3 टाइम्स हो जाएगा x और डिवाइड बाय होगा 4 टाइम्स ऑफ y। और इसके अंदर तुमको क्या करना है कि dy/dx एट कहाँ पे निकालना है, ये कॉमा b के ऊपर निकालना है। ये कॉमा b मतलब ये पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये डिवाइड बाय होगा 4 टाइम्स ऑफ b। और ये क्या है, ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ कितना टेंजेंट एट p, बराबर है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसको पैरेलल है, इस स्लोप टेंजेंट किसको पैरेलल है, इस लाइन को पैरेलल है। इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप तो सेम ही होना चाहिए। तो कर लेते हैं सेम स्लोप, तो कितना हो जाएगा, इसका जो स्लोप है 3a अपॉन हो जाएगा 4b और इक्वल्स टू इस साइड से कितना आ जाएगा, ये इस साइड से आ जाएगा -3/2, बराबर ना, इस लाइन का जो स्लोप है
कितना हो रहा है देखो, ये ए की वैल्यू आ जाएगी शायद -2 टाइम्स ऑफ बी, तो तुमको मिल गया ए की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ बी मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास है दो वेरिएबल्स, तो दो कंडीशंस भी बनाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी कंडीशन पहली तो ये यहाँ से आ जाएगी, ये आ गई बराबर ना। अब दूसरी कंडीशन कहाँ से लेके आओगे, देखो ये जो पॉइंट ए कॉमा बी है, इस कर्व के ऊपर भी है और कर्व का इक्वेशन भी मालूम है। इसका मतलब तुम्हारी दूसरी कंडीशन अब वहाँ से आ जाएगी। तो 3 टाइम्स हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस हो जाएगा कितना 4 टाइम्स बी स्क्वेयर, और ये होगा 72, बराबर है क्या। तो ये होगा तुम्हारा दूसरा कंडीशन, बराबर है क्या। तो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सॉल्व कर लो तो तुमको ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। सही है क्या, तो वही कर रहा हूँ, देख लो समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये की वैल्यू तुमने यहाँ पे रख दिया, तो कितना होगा ये 3 टाइम्स कितना आना चाहिए, माइनस हो जाएगा 2b, और इसका होगा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा बी स्क्वायर, और इधर से आएगा कितना 72, कितना होगा ये देखो, ये होगा 12 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, और ये इधर से आएगा 72। तो कितना होगा ये 8 टाइम्स होगा बी स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 72। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 9, बी स्क्वायर कितना है 9 है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितना आना चाहिए, देखो ये क्या है, इसको हटा दो पहले। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 9, तो बी की वैल्यू कितना आना चाहिए, बी की वैल्यू यहाँ से आ गई +और -3, बराबर है क्या। मतलब दो वैल्यू एग्जिस्ट है बी के, इसका मतलब शायद दो पॉइंट्स होंगे, एक इधर का पॉइंट होगा और किधर का पॉइंट होगा, बराबर है क्या। तो बी की वैल्यू कितना हो गई +और -3 हो गई। तो जब बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, बी की वैल्यू अगर ले लिया तुमने कितना 3, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी -6। ठीक है, और जब बी की वैल्यू कितना ले लोगे -3 ले लोगे, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी प्लस हो जाएगा 6। तो तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गए, -6 बी और दूसरा कौन सा आ गया 6 -3। ठीक है, तो -6 3 और 6 -3 ऐसे, तो इसका मतलब दो पॉइंट तुमको मिल गए। तो ये शायद तुम्हारा होगा -6 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 -3 हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ एक पॉइंट ए कॉमा बी सपोज किया था, बाकी इसके जितने वैल्यूज आ गए उतने, मतलब कितने वैल्यू आ सकते हैं, जितने इस लाइन को मतलब पैरेलल टेंजेंट जो बनेंगे ना, उतने तुमको पॉइंट मिल जाएंगे। तो तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट के लिए सॉल्व कर लो, बाकी जितने भी केसेस इसमें पॉसिबल है वो सारे इसका आंसर आ जाएगा, मतलब वो सारे केसेस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम का थीम क्या था वो देख लो। अभी तुमको नियरेस्ट पॉइंट ढूंढना था, और नियरेस्ट पॉइंट कैसे ढूंढा तुमने, इसका कॉमन नॉर्मल ढूंढ के, मतलब ये जो पॉइंट -6 3 है और 6 -3, ये तो क्या है कि फुट ऑफ नॉर्मल ही है, मतलब ये जो लाइन है ये इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर, तो ये कॉमन नॉर्मल ही है, वैसे ये भी कॉमन नॉर्मल है। बस अभी कॉमन नॉर्मल के अलग तो डिस्टेंस तो आ रहा है, अब ये इस लाइन के नज़दीक ये पॉइंट ज़्यादा है या फिर ये पॉइंट ज़्यादा है, अब ये तुमको डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे बोलो, तो वही कर लेते हैं, ये पॉइंट से लेकर इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, चेक कर लेते डिस्टेंस कितना है, फिर ये पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाल लेते और चेक कर लेते कि डिस्टेंस कितना है, जो भी कम आएगा वो हमारा पॉइंट होगा। मतलब सिचुएशन आप कैसी रह गई है वो उसके बारे में बोल देते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन था और यहाँ पे तुम्हारा -6 3 पॉइंट है इस साइड एक, और एक इधर एक पॉइंट है। अब ये कितने दूर है कितने नज़दीक है ये आपने कोई आइडिया नहीं, हमको डिसाइड करना है। तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट से लेकर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, फिर इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। तो अगर ये P1 डिस्टेंस से मान ले तो, और ये P2 डिस्टेंस मान लेते हैं, तो जो डिस्टेंस कम होगा वो पॉइंट को हमको कंसिडर करना है, दूसरे पॉइंट को इग्नोर मारना है। ठीक है, तो पहले तो P1 डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ये वाला। तो P1 डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो उसके लिए तुमको चाहिए इसका इक्वेशन भी मालूम था ना हमको, क्या था ये 3 2 1। तो ये इक्वेशन कैसा था, ये 3x प्लस होगा 2y प्लस होगा 1 और इक्वल 0। बस अब इस इक्वेशन में ये रख दो पॉइंट, तो क्या होगा देखो, ये होगा 6 × 3 होगा -18, बराबर, और ये होगा कितना 6 प्लस हो जाएगा 1, और टोटल डिवाइड कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस हो जाएगा 4, तो 9 प्लस होगा 4। बस ये होगा कितना है देखो, ये होगा शायद से ना, तो -12 + 1 कितना होगा -11, -11 डिवाइड बाय होगा 13 कुछ ऐसा। सही है, ये आ गया, मतलब 11/13 आ गया, ऐसा मान के चलो 11/13 √13 आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस। अब P2 डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो P2 डिस्टेंस सीधा मैं निकाल लेता हूँ, कितना होगा देखो, ये होगा 18, ये होगा -6। ठीक है, ये होगा 18 -6 प्लस होगा 1, अब डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, ये होगा वही √13 ही होगा ये। अभी कितना होगा देखो, ये होगा शायद ऊपर भी आएगा 18 -6 12 12 + 1, मतलब होगा ये 13 13/√13, मतलब हो जाएगा कितना √13। अब √13 ज़्यादा है या फिर 11/√13 ज़्यादा है, वो चेक करो, ये वाला ज़्यादा ऑब्वियस,
ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। इसका मतलब -6,3 जो है, ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा क्लोज है इस लाइन के, और ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पॉइंट है -6,3 इस लाइन के नियरेस्ट पॉइंट है इस कर्व के ऊपर का, बाकी सारे इसके दूर दूर है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। अभी अभी तक आप जो हम देख रहे थे ना, उसमें क्या था कि एक लाइन था, एक कर्व था, बराबर क्या, और लाइन का हमको ये फायदा हो रहा था कि उसका डायरेक्ट स्लोप ही मालूम था अपने को, और उसका उस लाइन के ऊपर हर एक स्लोप जो होता है कांस्टेंट होता है, बराबर क्या। ये दो केसेस में हमको फायदा ये पड़ा कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिया था, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर का स्लोप जो होता है हमेशा ही कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए तो इसको कर्व बोला जाता है। लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन कर्व का स्लोप हमेशा चेंज हो जाता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स नहीं आते उसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें ये था कि अगर समझो तुमको अगर इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना था, तो इसका जो स्लोप है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कांस्टेंट आ रहा था, और ये तुमको बेनिफिट मिल रहा था क्योंकि इसका स्लोप अगर कांस्टेंट है तो इसका जितना स्लोप है उतना ही हम लोग इसका स्लोप ले रहे थे। मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा था उसका स्लोप ले रहे थे। लेकिन अब ये केस अब यहाँ पे नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि इधर भी एक कर्व आ गया और इधर भी एक कर्व आ गया। अब ये इसका स्लोप अभी कांस्टेंट नहीं है और इसका भी स्लोप कांस्टेंट नहीं, इसका भी चेंज हो रहा है और इसका भी चेंज हो रहा है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये हुआ अभी, तो यहाँ पे कोई एक पैराबोला है तुम्हारा, और एक तुम्हारा एक जो भी दूसरा सर्कल है ना, ऐसा है। तो तुमको करना क्या पड़ेगा कि दोनों को भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, मतलब दोनों का एक कॉमन नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं ये कॉमन नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे अब इस लाइन का जो स्लोप आएगा ना, ये तुमको कोई आइडिया नहीं कितना आएगा। इसका क्या, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, यहाँ पे मतलब इसका जो टेंजेंट बनेगा उसका भी स्लोप कितना आएगा, वो भी उसका भी कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका भी कोई आइडिया नहीं है तुमको। हाँ, बस ये मालूम है कि ये जो टेंजेंट T1 है और जो टेंजेंट T2 है, ये दोनों पैरेलल होंगे, वो पक्का है। लेकिन लेकिन इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए तुमको पहले यहाँ का x1 y1 पॉइंट मालूम होना पड़ेगा, और इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए तुमको x2 y2 ये पॉइंट मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमको 4 पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस है। 4 पॉइंट को सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर JEE में प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ हिंट दिया गया होगा या फिर कुछ ना कुछ ज्योमेट्री दिया गया होगा, उसको यूज़ करके हम लोग ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस वाली प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, देखो। ये इसने क्या दे दिया कि एक पैराबोला दे दिया, एक सर्कल दे दिया। ठीक है, अब सर्कल दे दिया है ना, ये सर्कल देने से ये प्रॉब्लम बहुत ईजी हो गया। क्यों ईजी हुआ, देखो, क्योंकि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा ही सेंटर से पास होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। समझ मेरी बात आपको। सर्कल का जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व का जो नॉर्मल होगा वो किससे पास करेगा, वो तुमको पॉइंट मालूम ही है, बराबर है क्या। अगर यहाँ पे सर्कल के बदले अगर दूसरा कोई कर्व आता ना, तो ये हम लोग कंसेप्ट नहीं लगाते, ये बनी मतलब लग ही नहीं सकता था। लेकिन ये सर्कल आने से इसका जो नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। तो सेंटर से पास करने वाला कोई भी लाइन निकाल दो जो कि इस कर्व को नॉर्मल हो, बस ये तुमको अब ढूंढना है। मतलब अब तुमको इस सेंटर से पास करने वाली लाइन जो कि इस पैराबोला को नॉर्मल हो, ऐसा अब इतना ही तुमको देखना है। क्योंकि ये जो लाइन है, ये सर्कल तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर होती ही होती है। मतलब ये जो सेंटर से पास करने वाली लाइन, ये कर्व मतलब ये पैराबोला का अगर नॉर्मल होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट सर्कल को तो नॉर्मल होती है, तो ये कॉमन नॉर्मल ही बन जाएगा तुम्हारा। सही है क्या। इसका मतलब क्या हुआ फिर, मतलब अब तुम्हारा प्रॉब्लम इतना ही है कि ये सब सर्कल भूल जाओ तुम। अब ये सर्कल भूल जाओ, बस इसका पॉइंट ले लो उस सर्कल का, और इस पॉइंट से लेकर ये जो नॉर्मल ढूंढ लो, और ये जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस निकालो। मतलब इस पॉइंट से लेकर शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढना है, बस ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम। मतलब इतना ईजी बन गया तुम्हारा। सही है क्या। ये किसकी वजह से, इस सर्कल की वजह से। अगर सर्कल नहीं तो फिर हमको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस सर्कल के लिए पहले कर लेते हैं। देखो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है तुमको, बिल्कुल। ये कितना है, 6,0 के बराबर है। ये कैसे निकाला, इस सर्कल के इक्वेशन से निकाला। ठीक है, क्योंकि 2g की वैल्यू कितना है, -12 है, तो g की वैल्यू कितना हो जाएगी, -6 होगी। और -f कॉमा -g कॉमा -f इसका सेंटर होता है, f तो 0 ही है, बराबर क्या। तो मतलब
इस पॉइंट से पास करने वाला 6,0 से पास करने वाला तुमको एक नॉर्मल ढूंढना है। किसको? ये कर्व सी को। कैसे ढूंढोगे? अभी तक तो ये ढूंढते आए हो तुम। तो इस पॉइंट को तुम कंसिडर करोगे, पी पॉइंट बोल दिया तुमने इसको, और इसके कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 बोल दिया तुमने। सही है क्या? तो जब x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट बोल दिया है तो तुम क्या करोगे पहले, तो x1 y1 को ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे x1 y1 निकल जाएगा तो तुमको ये डिस्टेंस भी आराम से मिल जाएगा। ठीक है? तो x1 y1 के लिए क्या करोगे फिर, तुमको ये जो इसको अगर कुछ देर के लिए क्यू मानोगे तो जो पी क्यू लाइन है उसका स्लोप मिल जाएगा तुमको। कितना मिलेगा बोलो? y1 डिवाइडेड बाय होगा ये x1 - 6। ये किसका स्लोप है? पी क्यू लाइन का। और ये पी क्यू लाइन क्या है? कॉमन नॉर्मल है। बराबर है क्या? ओके, एक पी क्यू का स्लोप मिल गया। अब क्या करो, ये जो कर्व है ना पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x, उसको डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या किया तुमने, 2y इक्वल 2y इंटू होगा dy/dx, और इसका आंसर कितना आना चाहिए? ये होगा 4, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव 4 आएगा। तो तुम्हारा जो dy/dx है कितना है बोलो? dy/dx आ जाएगा 2/y। अब ये जो 2/y है उसके अंदर तुमने क्या किया, x1 y1 अगर रख देते हो तो 2/y1 होगा। अब ये 2/y1 जो वैल्यू आई, 2/y1 ये जो वैल्यू आई, ये क्या वैल्यू है? किस चीज़ की वैल्यू है? तो ये है इस P पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप है। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो अगर P पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट तुमको मिल चुका है तो जो पी क्यू लाइन है वो तो इसको परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो पी क्यू का स्लोप कितना है तुम्हारे पास? पी क्यू का स्लोप रहा ये, मतलब कितना, y1/x1 - 6, ये होगा पी क्यू का लाइन का स्लोप। और ये टेंजेंट का स्लोप कितना है? ये है 2/y1। सही है? और इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आएगा -1। अब देखो ये y1 बेचारा आपस में लड़के कैंसिल हो गया। ठीक है? मतलब इतना, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ा नहीं। तो ये x1 - 6 जो है उसको लेके अगर जाओ तो 2 इक्वल हो जाएगा -x1 प्लस हो जाएगा 6। तो तुमको x1 की वैल्यू मिल गई कितना, 4। इतना इजीली तुमको x1 मिल गया। अब x1 मिल गया है तो y1 निकाल दो। y1 कहाँ से निकालोगे तुम? जो x1 y1 पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर भी मौजूद है। ठीक है? तो तुम्हारे पास x1 मालूम है तो y1 निकाल देना है तुमको। तो x1 के लिए यहाँ पे रख दिया तो 16 हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? y1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16। तो y1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? प्लस और माइनस आ जाएगा 4। दो वैल्यूज आ गए, +और -4 ऐसा आ गया। ठीक है? तो इसका मतलब तुम्हारे पास अब दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट अवेलेबल है। तो x की वैल्यू जब 4 ले लोगे तो y1 की वैल्यू कितना ले लो, 4। तो ये एक पॉइंट ये है। और ये x की वैल्यू जब 4 ले लोगे तो y1 की वैल्यू कितना ले लोगे, -4 ले लोगे। तो ये पॉइंट दूसरा है। ठीक है? तो ये पॉइंट P1 बोल देता हूँ, ये पॉइंट P2 बोल देता हूँ। तुमको क्या निकालना था? तुमको क्या निकालना था? पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर से। तुमको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बराबर क्या? तो शॉर्टेज मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकाल देना है दो कर्व के बीच में। तो तुमको ये जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला कौन सा है अभी? ये पॉइंट जो है 4,4 है, ऐसा मान के चलो। ठीक है? तो तुमको निकालना क्या है कि इस कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कितना पहले देख लो। तो ये है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पी से लेकर क्यू तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वही शॉर्टेस्ट है। बराबर क्या? लेकिन तुमको ये पॉइंट तो मिला नहीं है अभी। बराबर क्या? लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको ये क्यू पॉइंट मालूम है और ये पी पॉइंट मालूम है। तो तुम क्या करो कि पी क्यू डिस्टेंस निकाल दो पहले। ठीक है? पी क्यू डिस्टेंस निकाल दो। अब उसमें से सर्कल का जो रेडियस है वो घटा दो, वही तुम्हारा क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। सही है? ये रेडियस तो निकाल सकते हो ना आराम से। रेडियस कितना है पहले देख लो। रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से। आर, आर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √g², कितना होगा, 36। माइनस हो जाएगा कितना, 31 ना, -c होगा ना ये अब तो जीरो ही है वैसे। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। 1 नहीं, 1 कहाँ से आया? 36 माइनस हो जाएगा 31 तो होगा √5। ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना है? ये तुम्हारा √5 है। तो तुम क्या करो, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दो। तो पी क्यू डिस्टेंस कितना है देख लो। पी क्यू डिस्टेंस ये कितना होना चाहिए, √6 - 2 होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4। ओके? और होगा कितना, 0 - 4 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 16। तो ये कितना होगा, ये होगा √20। √20 मतलब कितना होगा, 2√5। पी क्यू डिस्टेंस कितना है, 2√5 है।
2√5 है, बराबर ना। तो तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है पी क्यू माइनस आर। पी क्यू कितना है, 2√5 है, माइनस कितना होगा आर, आर कितना है √5 है, तो 2√5 माइनस 5 √5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। बस ये होगा तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस, बराबर है क्या। ओके, यहाँ पे 4, -4 लेते तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। 4, -4 लेते तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, देखो 6 - 4 तो 2 ही होने वाला है, तो इसका स्क्वायर तो वही होगा। फिर ये 0 - 4 मतलब ये होगा +4 का 6 वर्ग स्क्वायर तो 16 ही आएगा। तो ये ही होगा, मतलब हो क्या रहा होगा कि ये जो ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है, इस ऐसा हो रहा होगा। अगर एक्चुअल तुमको अगर ग्राफ निकालना है ना, तो मैं ग्राफ एक्चुअल निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स क्यों आ रहे, तो वो भी पता चलेगा, और दोनों का डिस्टेंस भी सेम कैसे आ रहा है वो भी पता चलेगा। सबसे पहले y² = 16। y² कितना है, ये जो पैराबोला है ये कुछ इस टाइप का रहेगा। इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी, y² = 4x ना। हाँ, y² = 4x का जो पैराबोला रहेगा कुछ इस टाइप का रहेगा। y² = 4x, ये है तुम्हारा पैराबोला। अब तुम्हारा जो सर्कल रहेगा ना, उसका सेंटर कितना है, 6, 0 है, मतलब इसके बीच में कहीं यहाँ पे है सर्कल, ऐसे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सर्कल, और इसका जो सेंटर है यहाँ पे 6, 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉमन नॉर्मल एक तो इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, बराबर है क्या। और ये जो पैराबोला है y² = 4x, थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया नीचे कम हो गया, लेकिन ये y एक्सिस से सिमेट्रिक ही रहता है। मतलब तुम ये पॉइंट निकालो या फिर ये पॉइंट निकालो, ये जो तुम्हारा इतना जो डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। ये ग्राफ में दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ग्राफ जो है ना रफली बनाया इसलिए, लेकिन ये दो डिस्टेंस सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट क्या होगा एक दूसरे के, मतलब ये ग्राफिक ऐसा है कि वाई एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ऊपर जितना पोर्शन है उतना ही नीचे पोर्शन रहने वाला था। ओके, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला 2y² = 2x - 1 और 2x² = 2y - 1। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, देखो अभी तक क्या किया था हमने, एक लाइन और एक कर्व शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला, उसमें लाइन का स्लोप हमने यूज़ कर लिया। फिर बाद में अगर समझो मान लेते हैं कि दो कर्व भी अगर आ गए थे, तो उसमें तो जो सर्कल था, तो सर्कल का जो सेंटर से पास होता है नॉर्मल, ये भी हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर समझो दो पैराबोला दिया जाएगा या फिर एक सर्कल दिया जाता नहीं है, दूसरे दो कौन से भी कर्व दिया जाता है, ऐसा कुछ भी, ये कर्व है और ये कर्व है। अब इसमें क्या है कि इसका जो कॉमन नॉर्मल ढूंढेंगे ना, तो ये होगा तुम्हारा कॉमन नॉर्मल। अब ये कॉमन नॉर्मल, अब ये ऐसा नहीं कि ये किसी फोकस से पास कर रहा है फिर किसी सेंटर से पास कर रहा है, या फिर ये इधर जाके इसके फोकस या फिर इसी सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा कोई भी हिंट नहीं है। जैसे सर्कल में था वैसा इसमें अभी कोई हिंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वाली सिचुएशन में तुमको ये चार वेरिएबल को ही सोचना पड़ेगा, या फिर और कुछ क्या प्रॉब्लम है क्या वो सोचना पड़ेगा। देखो जेडबल मेंस में तो ये चार वेरिएबल तो बहुत ही रेयरली सोचना है, तुमको सोचना ही नहीं है, मतलब ऐसा मान के चलो, मतलब और भी कुछ दिया गया होगा एग्जाम प्रॉब्लम में, वो भी सोच रहे हो, उसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में सोचो, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, मतलब क्या है कि तुम ये डायरेक्ट इसका स्लोप, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप डायरेक्ट ऐसे इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान के फिर इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, इसमें कुछ ना कुछ हिंट होना चाहिए। तो हिंट क्या है वो देख लो तुम यहाँ पे, देखो ये जो कर्व है 2y², प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर तुमको ऐसे दो कर्व दिया गया ना, अगर इसे कौन से भी दो कर्व्स अगर दिया जाता है, तो उसका कॉमन नॉर्मल निकालना विदाउट किसी हिंट के या फिर विदाउट, मतलब इतने इन्फॉर्मेशन से चार वेरिएबल निकालना। चार वेरिएबल कौन से, इसका फुट ऑफ नॉर्मल x1 y1, इसका फुट ऑफ नॉर्मल x2 y2, ये निकालना बहुत बड़ा टास्क है, बराबर क्या। तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं, मतलब नहीं होते हैं, हाँ ये तो फिर, या फिर ऐसा है तो फिर दो कर्व के बीच में एक ऐसा कर्व रहेगा जो कि जिसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें इसमें क्या था कि सेंटर इसमें मालूम था 6, 0, तो सेंटर से जो पास करता है लाइन वही नॉर्मल बन रहा था, ऐसा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि इसमें पैराबोला दे, तो ना पैराबोला क्या होता है, इसका सेंटर नहीं होता और वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स का कुछ फायदा नहीं है, हो गया। तो ऐसे वाले केस में शायद एक और प्रॉपर्टी इसमें कुछ हो है क्या, देख लो क्या प्रॉपर्टी है। जो दो कर्व दिया गया तुमको y = f(x) एंड y = g(x), क्या एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है क्या, देख लो।
और ये ही हो जाता है इसके अंदर, बराबर क्या, क्योंकि ये 4 वेरिएबल निकालना ये विथ टाइम लिमिट ये पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारा। ठीक है, ये निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये 1-2 मिनट का काम नहीं है। ठीक है, तो ये केस हो सकती है इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर है क्या। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं सही सर्कल तो दिया नहीं है, तो दो कर्व दिया गया है, तो दो कर्व पहले चेक करो क्या एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है क्या। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन कैसे कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर डिसाइड कैसे करेंगे, पहले वाले कर्व का जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, दूसरे वाले में हमने क्या किया कि इस एक्स कॉमा वाई के बदले एक्स कॉमा वाई के बदले वाई कॉमा एक्स अगर रख देते तो दूसरा कर्व मिलना चाहिए हमको। पहले वाले कर्व में जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे वाई रख दिया और y के बदले x रख दिया। ऐसा करने से अगर मुझे दूसरा कर्व मिल जाता है तो इसका मतलब वो कैसे एक दूसरे के इनवर्स कर्व है, इनवर्स कर्व है। ठीक है ना, तो चेक कर लो फिर ऐसा हो रहा है क्या। तो मेरे पास कौन सा कर्व है ये, तो इसमें मैंने क्या किया कि x के बदले y रख दिया, तो कितना आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, y के बदले रख देंगे x तो 2x² होगा, और यहाँ पे सॉरी x के बदले कितना y रख दो तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा y, और ये होगा -1, तो 2x² इक्वल्स टू 2y-1, ये कोई कर्व बन गया। और देखो ये वही कर्व है 2x² इक्वल्स टू 2y-1। इसमें तुमने क्या कर लिया, इसमें कर लिया x और यहाँ पे रख दिया तुमने y, तो क्या होगा 2x² इक्वल्स टू 2y-1, ये कर्व बन गया और ये वही कर्व है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंफर्म हो गया कि जो दो कर्व दिया गया है तुमको वो कैसे एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है या फिर इनवर्स कर्व है। तो 2y² इक्वल्स टू कितना है 2x-1, ये कर्व, एंड दूसरा कौन सा है, दूसरा है 2x² इक्वल्स टू 2y-1। अब मैं ये इन्वर्स होने से इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, मतलब क्या फ़ायदा है कि ये इन्वर्स होते हैं तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा है। क्या फ़ायदा है, देखो एक दूसरे, ये पहले तो क्या है एक दूसरे के इन्वर्स है, ये तुमने डिसाइड कर लिया। इन्वर्स कैसे डिसाइड कर लिया, इस फंक्शन में जहाँ पे भी x था उसके बदले y रख दिया, y के बदले x रख दिया, और चेक किया क्या ये दूसरा वाला जो इक्वेशन था वो बन रहा है क्या। अगर वैसा इक्वेशन बन जाता तो एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है, अब इन्वर्स होने से फ़ायदा क्या है। ओके, देखो इन्वर्स फंक्शन तुमको मालूम है कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं किससे सिमेट्रिक, ये होते हैं y इक्वल्स टू x इस लाइन से सिमेट्रिक। समझ में आ रही बात आपको, इन्वर्स फंक्शन ये किससे सिमेट्रिक होते हैं, y इक्वल्स टू x इस लाइन से सिमेट्रिक होते हैं, इससे सिमेट्रिक होता है। समझ में आती है क्या बात, इससे होते हैं सिमेट्रिक, y इक्वल्स टू x से सिमेट्रिक आती है। बस यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, यहीं पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, y इक्वल्स टू x इस लाइन से इनवर्स फंक्शन जो होते हैं सिमेट्रिक होते हैं, बराबर क्या। ये हमने फंक्शन में भी कर लिया वैसे। मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूँ एक और बार। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ से कोई एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हम लोग, ये है तुम्हारी कौन सी y इक्वल्स टू x लाइन। ठीक है, ये है तुम्हारी y इक्वल्स टू x लाइन। चलो ये थोड़ा ऊपर गई लाइन ना, चलो इसको निकाल ही दो। चलो ये लाइन है, ठीक है ना। तो तुम्हारा अगर समझो क्या है कि पहला ग्राफ अगर कुछ इस टाइप का ऐसा होगा इस साइड से, ठीक है, तो इसका इन्वर्स कैसा होगा, ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, तो इसका तुम्हारा इन्वर्स कैसा होगा, ये जितना नीचे होगा ना उतना ही इसका ऊपर से ग्राफ होगा ऐसे, बराबर क्या। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा इसका ऐसे, मतलब ये जितना इसके नीचे है उतना इसके ऊपर रहेगा, ये जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे उतना ये यहाँ पे कट करेगा। मतलब y इक्वल्स टू एक्स से ये क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। मतलब अब क्या है कि हमारा क्या है, हमको क्या निकालना है, अगर समझो हमको इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है, ये दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कर्व है y इक्वल्स टू अगर y इक्वल्स टू एक्स से अगर सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब इसका जो कॉमन नॉर्मल है वो हमेशा ही इसको परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आ रही क्या बात, देखो अभी क्यों परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक ग्राफ है तो इसका मतलब इसका जो टेंजेंट होगा ना, मतलब जो सबसे जो मिनिमम लेवल पे जो पॉइंट रहेगा ना, सबसे जो कौन सा पॉइंट रहेगा, जो नियरेस्ट पॉइंट रहेगा इस कर्व के, ये नियरेस्ट पॉइंट क्या रहेगा, वो उस वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अगर निकालेंगे तो ये इस लाइन को ही पैरेलल होना चाहिए, और नीचे भी क्या होगा,
ये सेम सिचुएशन होगी। मतलब ये जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर जब टेंजेंट निकालेंगे तो ये पैरेलल टू वाई इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था कि यहाँ पे बस तुम्हारे पास अगर ये अगर चीज़ नहीं थी, एक अगर इनवर्स फंक्शन अगर मालूम नहीं था तो तुमको इसका स्लोप मालूम ही नहीं था, इसका स्लोप मालूम ही नहीं था, फिर तुम ब्लैंक थे यहाँ पे। लेकिन जैसे एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गया ना, तो इसका जो स्लोप होगा क्या होना चाहिए, ये इसका स्लोप वन होगा और इस लाइन का भी स्लोप वन होगा। मतलब जो दो पैरेलल लाइन्स है ना, दो पैरेलल टेंजेंट बनेंगे जो कि नियरेस्ट वाले, वो उसके स्लोप्स तुमको मिल जाएंगे वन वन। सही है? दोबारा एक बार, ठीक है? तो तुम, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि दो कर्व है, उसके बीच का अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, अगर एक सर्कल होता है दूसरा कौन सा एक कर्व होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्कल का जो सेंटर से जो लाइन पास करती है वही सर्कल का टेंजेंट नॉर्मल होती है, और बस वो जो नॉर्मल है आगे चल के दूसरे कर्व को भी नॉर्मल होना चाहिए, बस इसका गारंटी लेना है तुमको। लेकिन अगर सर्कल नहीं है, दूसरे दूसरे दो कौन से भी कर्व है, तो उस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, तुमको दो पैरेलल नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा, जो कि नियर दो पैरेलल टेंजेंट ढूंढना पड़ेगा, बराबर है क्या, जो कि इसका जो कॉमन नॉर्मल है उसके उसके अकॉर्डिंग अपनो आपको क्या मिल जाए कि मिनिमम डिस्टेंस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, अब ये जो टेंजेंट और ये टेंजेंट है, तो तुम इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए तुमको ये पॉइंट मालूम नहीं है और ये पॉइंट मालूम नहीं है, और ये पॉइंट तो एक्स और वाई के भी टर्म में रहेगा, ये भी एक्स और वाई के टर्म में रहेगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल और यहाँ पे दो, टोटल चार वेरिएबल हो रहे हैं, तो चार वेरिएबल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा टास्क होगा। हाँ, तो दूसरी केस क्या होती है इसमें कि एक केस ऐसी आ जाती है कि चेक करो कि ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन या दोनों ग्राफ एक दूसरे के इन्वर्स ग्राफ है क्या। और ये कैसे चेक कर रहे थे हम लोग, एक्स के बदले वाई रखेंगे, वाई के बदले एक्स रखेंगे और चेक करेंगे पहला इक्वेशन दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है क्या। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। अगर ये इन्वर्स फंक्शन हो गए, इसका मतलब ये y इक्वल्स टू एक्स से सिमेट्रिक होंगे। इसका मतलब जितना दूरी इस ग्राफ की इस लाइन से इधर है, उतनी दूरी उस लाइन से ऊपर होगी, बराबर है क्या। इसका मतलब अगर मुझे इस पॉइंट से शॉर्टेज डिस्टेंस इधर से ढूंढना है तो उतना ही इसके आगे होगा, बराबर है क्या। तो सीधा सीधा तुम्हारा प्रॉब्लम ये हो गया कि इसका जो शॉर्टेस्ट जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस लाइन को तुम नीचे लेके जाओ, इस जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनाया हमने इसको ऐसे नीचे लेके जाओ, और ये पहली बार कहाँ पे कट कर रहा है वो देख लो, ये पहली बार इसको कहाँ पे टच कर रहा है वो देख लो, बस ये। तो ये जहाँ पे टच करेगा वही पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, ये नियरेस्ट पॉइंट होगा इस वाई इक्वल्स टू एक्स से। सिमिलरली क्या करो, बाद में फिर इस लाइन को यहाँ से उठा के ऊपर लेके जाओ, ऊपर वाली करो में, तो वहाँ पे क्या कर लो, ये ऊपर वाले इसको टच कराओ, तो ये होगा उसका नियरेस्ट पॉइंट। मतलब क्या होगा कि तुम्हारे ये जो दो टेंजेंट्स बनेंगे जो नियरेस्ट वाले पॉइंट पे, वो क्या होंगे, वाई इक्वल्स टू एक्स से सिमेट्रिक रहेंगे। इसका मतलब अब तुम्हारे ये चार पॉइंट पॉइंट की अब जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, डायरेक्ट इसका स्लोप तुमको मिल ही गया। अब स्लोप मिल गया तो बहुत आसान प्रॉब्लम हो गया ये। सही है, ओके, तो कर लेते हैं आगे। तो पहले तो इसका इक्वेशन देख लो, ये कैसा है, टू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू है टू एक्स माइनस वन, ऐसा ही है क्या, देख लो, टू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, सही है। और इसका कितना है, टू एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू जाएगा टू वाई माइनस वन। मैंने तो ऐसे ही रफली नाम दे रहा हूँ, शायद ये इधर आ सकते हैं या ये उधर जाएगा, वो अपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका तुमको स्लोप मालूम है कितना है, वन है, बराबर है। तो तुमको ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इसका तुम इस लाइन का स्लोप मालूम है ना, तो अभी एक्स वन वाई वन निकालना बहुत आसान है। अभी कैसे निकालोगे, तुमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ये होगा फोर वाई, और इधर से कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड से कितना आ जाएगा टू। इसका मतलब तुमको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, कितना है ये है वन अपॉन टू वाई, बराबर क्या, कहाँ पे चाहिए तुमको, एक्स वन वाई वन के ऊपर, ये कितना होगा टू इंटू वाई वन, बराबर। तो ये जो स्लोप है किसका है, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है उसका, और इसका स्लोप तो वन के बराबर है, सही है ना। इसका स्लोप कितना है, वन के बराबर है, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये वन वन अपॉन टू वाई वन इक्वल हो जाएगा कितना, वन, ये स्लोप के बराबर। तो वाई वन की वैल्यू तुमको मिल गई क्या, कितना, वन बाई टू। जब वाई वन की वैल्यू मिल गई है तो एक्स वन की वैल्यू निकाल दो। एक्स वन की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो वाई वन की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन में, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स वन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक्स वन की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं इधर से, देखो अभी, ठीक है। तो वाई वन की वैल्यू कितना है, वन बाई टू है, तो ये होगा टू टाइम्स हो जाएगा ये वन बाई फोर, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, टू टाइम्स हो जाएगा एक्स वन माइनस होगा वन, कितना हो गया ये, वन बाई टू प्लस हो जाएगा वन, इक्वल्स हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स वन। तो एक्स वन की वैल्यू जो आ गई थ्री बाई फोर हो जाएगी। तो एक्स वन तुमको मिल गया थ्री बाई फोर, और वाई वन मिल गया कितना, वन बाई टू। तो तुम्हारा पॉइंट कितना होगा, थ्री बाई फोर को हो जाएगा वन बाई टू। तो ये पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा मालूम है,
ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? बस इसका उल्टा ही पॉइंट होगा ना ये, बराबर क्या उल्टा होगा। या फिर ये पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं तुमको, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो तुम क्या करोगे, इतना डिस्टेंस निकाल दो, इतना डिस्टेंस निकाल के इसका डबल ही कर दो, तो क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही होने वाला है ना। क्योंकि अगर ये कर्व अगर इसका इन्वर्स वाला कर्व है तो इसका मतलब ये इस लाइन सिमेट्रिक होगा, तो इतना जो भी डिस्टेंस रहेगा वही उतना ये डिस्टेंस रहेगा, तो इसका बस इसका डबल ही करना है तुमको। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको ये सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट से लेकर, मतलब x1 y1 जो पॉइंट है तुम्हारा कौन सा है, 3/4, 1/2, इस पॉइंट से लेकर ये y इक्वल्स टू एक्स, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तुमको। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस होगा वो, x माइनस वाई और इक्वल्स टू जाएगा 0, ये होगा तुम्हारा लाइन। और तुम्हारे पास पॉइंट भी मालूम है कितना, 3/4 हो जाएगा 1/2, तो 3/4, 1/2 से लेकर x-y=0 तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो ये होगा डिस्टेंस, में d बोल देता हूँ, तो ये बनना चाहिए 3/4 माइनस हो जाएगा 1/2, और नीचे कितना आएगा √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, देखो ये इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2/4, मतलब 3/4 माइनस 2/4, तो कितना आएगा 1/4, तो कितना आंसर आएगा 1/4 √2, ये होगा तुम्हारा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, ये सिर्फ आधा है, इतना डिस्टेंस है, तुमको चाहिए फुल, डबल करना पड़ेगा इसका। सही है, तो डबल कर दो तो फुल डिस्टेंस कितना होगा, या फिर दो कर्व के जो मिनिमम डिस्टेंस है कितना है, 1/4 √2 इंटू कितना करना पड़ेगा 2, 1/4 √2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस जो होगा यहीं पे लिख दूँ मैं, चलो ये इधर उधर लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या। ये डिस्टेंस कितना है 1/4 √2 है, और ये भी डिस्टेंस कितना है 1/4 √2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 1/4 √2, और हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 1/2 √2, बस ये आंसर आ जाएगा। सही है, बस यही वर्स्ट केस का प्रॉब्लम है शॉर्टेज डिस्टेंस का, बस अब इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला मिनिमम एरिया ऑफ द सर्कल विच टचेस द पैराबोलास, मतलब y इक्वल्स टू x² प्लस 1, ये एक है, एक y² इक्वल्स टू x-1 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो पैराबोला दिया है, अब जब दो पैराबोला दिया गया है तो भी यहाँ पे भी यही होगा, मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या है कि मिनिमम एरिया, मतलब सर्कल का एरिया चाहिए, तो शायद पहला पैराबोला तुम्हारा ये है और दूसरा पैराबोला अगर ये है, तो तुम्हारा इन दोनों के बीच का जो मिनिमम जो सर्कल बनेगा ना, वो क्या बनेगा, ये वाला ना, जो कि इसको टच करना चाहिए सर, दोनों को भी टच करना चाहिए। इसका मतलब दोनों को अगर टच कर रहा है तो इसका मतलब इसके बीच का जो कॉमन नॉर्मल होगा यही होगा, और जो नॉर्मल का जो लेंथ होगा ये इसका डायमीटर बनना चाहिए। ये जो कॉमन नॉर्मल बनेगा उसका ये क्या होना चाहिए, कॉमन नॉर्मल जो बनेगा वो इस सर्कल का डायमीटर बनना चाहिए, बस वही तो इसका मिनिमम सर्कल बनेगा, और इसी का तो एरिया में मिनिमम आएगा। मतलब क्या है कि ये बस घुमा फिरा के तुमको क्या पूछा है उसने, कि तुमको सिर्फ निकालना क्या है कि ये मिनिमम डिस्टेंस ही निकाल देना है, ये दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल दो, और ये मिनिमम डिस्टेंस को क्या मानो, डायमीटर मानो, और उसका सर्कल बताओ, बस इतना बोला है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम तो पिछले वाला जैसा ही है, तो इसका मतलब पिछले वाला जैसा है तो क्या दो कर्व अगर दिया है तो एक सर्कल है क्या, बिल्कुल नहीं है, सर्कल तो यहाँ पे बनाना है, लेकिन डिस्टेंस तो दो पैराबोला के बीच में लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर सर्कल इंक्लूड नहीं है दो कर्व के बीच में जिसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन ही होना चाहिए। क्या इन्वर्स फंक्शन है क्या, देख लो ये, तो x के बदले यहाँ पे y रख देते तो कितना आएगा, या फिर y के बदले x रख दिया तो ये होगा x, और यहाँ पे x के बदले y रख दो तो ये y² प्लस होगा 1, तो ये क्या बन गया y², ये 1 को इधर लेके आए तो x-1, क्या यही इक्वेशन दूसरा है क्या, देख लो, बिल्कुल y² इक्वल्स टू x-1, ये ऐसा इक्वेशन है, मतलब एक दूसरे के कैसे है, एक दूसरे कैसे हैं, इन्वर्स ग्राफ है। तो इन्वर्स ग्राफ कैसे होते हैं, अभी अभी हमने बोला था कि ये y इक्वल्स टू एक्स से सिमेट्रिक होते हैं, बराबर है क्या। इसका मतलब तुमको अब सीधा सीधा ये y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन को पैरेलल टेंजेंट बनाना है, जैसे कि अभी हमने बनाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर तुमने निकाल दिया, ये पॉइंट अगर निकाल दिया x1 y1, तो तुमको क्या करना है कि इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस ये निकाल देना है, और यही तुम्हारा रेडियस होगा, बराबर क्या, बस ये रेडियस मिल गया, तो ये एरिया कितना होगा πr²। सही है, बना लोगे क्या, बना लो फिर इसको। ठीक है, तो बना लो, वीडियो को पॉज कर लो और बना लो
है ना। मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो ये जो वीडियो को पॉज कर लो, तुम पहले बना लो, फिर बाद में आंसर देख लेना, ठीक है ना। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है तुम्हारा एक कर्व का इक्वेशन। तो तुमने क्या किया, x1 y1 इसको बोल दिया पॉइंट, और इस लाइन का जो स्लोप है कितना है, 1 है, मतलब इस टेंजेंट जो बन रहा है, तो इसको तुमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। और इसके अंदर तुमने रख दिया x1 y1, और ये स्लोप कितना होगा, 2 × x1 होगा। ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, 1 के बराबर। तो तुम्हारा x1 की वैल्यू कितना आ गई, 1/2। तो तुम्हारे पास x1 मिल गया है, तो y1 निकाल देना है। तो y1 कितना आएगा, देखो ये y1 आएगा, x1 का यहाँ पे रख देना पड़ेगा ना y1, तो x1 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1, तो होगा 5/4। तो तुमको मिल गया x1 y1 कितना मिल गया, ये मिल गया 1/2 5/4। तो ये है तुम्हारा पॉइंट कौन सा, ये। और तुमको निकालना है y इक्वल्स टू एक्स और इसके बीच का डिस्टेंस, वही तुम्हारा क्या होगा, r होगा, ठीक है। तो r इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये होगा y माइनस एक्स लिख दो, या फिर x माइनस वाई इक्वल 0 लिख दो। तो y मतलब कितना होगा, ये होगा 5/4 माइनस हो जाएगा 1/2, डिवाइड बाई कितना आएगा, √2 आएगा। तो कितना होगा ये, इसका एलसीएम सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। तो 3/4 √2, ये होगा तुम्हारा r, सही है। तो r मिल गया। तो ये कितना आएगा, ये एरिया कितना आएगा, सर्कल का एरिया जो आएगा πr² बराबर क्या, ये होगा तुम्हारा मिनिमम एरिया। तो पाई का पाई r² मतलब हो जाएगा 9/16 इंटू होगा 2, तो 32 हो जाएगा। तो 9 पाई होगा 32, ये होगा स्क्वायर यूनिट। 9 पाई/32 है क्या, बस ये होगा बी ऑप्शन। इतना इजी था ये, बराबर।